नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। दावत इस्लामी का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस पूरे मामले की जड़ को तलाशने के लिए उदयपुर पहुंची और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए राजस्थान पुलिस से बातचीत की। हालांकि इस दौरान यूपी एटीएस को आरोपियों से पूछताछ का मौका नहीं मिला, लेकिन राजस्थान पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच में मिले सबूतों, तथ्यों और इन्फॉर्मेशन को यूपी एटीएस ने कलेक्ट किया है। आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड की जांच एनआईए कर रही है और ऐसे में यूपी एटीएस एनआईए के भी संपर्क में है और दोनों आरोपियों से पूछताछ में एनआईए के हाथ लगे सबूतों और तमाम डाटा साझा करने की मांग करेगी। यूपी एटीएस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कानपुर समेत पूरे यूपी में दावत इस्लामी किस तरह से काम कर रही है, कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं और क्या जून के महीने में जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें भी दावत इस्लामी का कोई रोल है। ये तमाम बड़े सवाल लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं और यूपी एटीएस भी इसकी जानकारी करना चाहेगी। तो दावत इस्लामी का कानपुर कनेक्शन खंगालने में जुटी है यूपी एटीएस। उदयपुर में यूपी एटीएस ने इकट्ठा किए कई अहम सबूत। तो कई अहम सबूतों के साथ 24 घंटे के बाद यूपी लौट रही है यूपी एटीएस और यूपी एटीएस को आरोपियों से पूछताछ का मौका तो नहीं मिला है। राजस्थान पुलिस से मिले सबूतों को यूपी एटीएस ने इकट्ठा किया है और एनआईए से भी संपर्क कर रही है यूपी एटीएस। तो एनआईए के हाथ लगे सबूतों को साझा करने की मांग भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों से पूछताछ का मौका यूपी एटीएस को नहीं मिला, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जो सबूत दिए हैं यूपी एटीएस को, उसको इकट्ठा करके अब यूपी एटीएस की टीम वापस आ रही है और एनआईए से भी संपर्क में है यूपी एटीएस की टीम। जो भी सबूत हाथ लगे उनको भी साझा करने की मांग करेगी यूपी एटीएस की टीम। तो दावत इस्लामी से जुड़े हुए ये दोनों आतंकी बताए जा रहे थे जिन्होंने वहां पर कन्हैयालाल की हत्या की है और दावत इस्लामी के कानपुर कनेक्शन भी सामने आए हैं, जिसको लेकर भी अब यूपी एटीएस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। लगातार 1 माह से ज्यादा का समय हो गया जब जुमे को लगातार हिंसा को अंजाम दिया जाता रहा है। तो हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे। कानपुर इस बार एक बार फिर से चर्चा में है। दावत इस्लामी के जो तार हैं वो कानपुर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और यूपी एटीएस काफी जानकारी जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको वापस लेकर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अक्सर से तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां कानपुर को लेकर कनेक्शन निकलकर सामने आता है, क्योंकि कानपुर एक, देखिए, चाहे वो आतंकी घटनाओं को लेकर हो या धर्मांतरण को लेकर हो, तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें कानपुर एक सेंटर के रूप में हमेशा से उभरता है। संवेदनशील या कहें अति संवेदनशील शहर के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन जिस तरह दावत इस्लामी के करीब हजारों ऐसे लोग हैं जो सक्रिय रूप से इन सब जो गतिविधियां होती हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं और कानपुर में उनकी जड़ें बेहद गहरी बताई जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं ये जांच बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। देखिए, पूरे देश की अगर हम बात करें तो कानपुर में दावत इस्लामी का एक मरकज है, यानी एक सेंटर है जो कि गुरबतुल्ला पार्क तलाक महल पड़ता है, वहां पर है। कुछ वहां पर लोगों से पूछताछ पुलिस ने की थी, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ आधिकारिक रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और समय आने पर मीडिया से चीजों को साझा किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दावत इस्लामी को लेकर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। और कानपुर में देखिए, करीब साल भर पहले जिस तरह के डोनेशन बॉक्स को लेकर सवाल उठे थे कि डोनेशन बॉक्स लगाकर उनसे पैसे उसमें पैसे लिए जाते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इन पैसों को कौन इस्तेमाल करता है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं थी। सूफी खानका एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूफी कौसर हसन मजीदी, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उस शिकायत के बाद कुछ डोनेशन बॉक्स हट गए थे, लेकिन बावजूद इसके इस बात को लेकर कि कहां पैसे जाते हैं, किसके कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसकी तय तक जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब देखिए, 1 साल बाद फिर से वही दावत इस्लामी एक बार फिर से सेंटर में आई है और अब कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शुभम, बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है। वापस आपके पास आएंगे अमित। अनिल हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। राजस्थान में जो हिंसा हुई उसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है और लगातार अलग अलग तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस बहुत एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है और
उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हिंसा ना हो, या जो अभी तक हिंसा देखने को मिली है, चाहे कानपुर की हम बात करें या प्रयागराज, उसके दावते इस्लामी से तार तो क्या नहीं जुड़े? इसको लेकर लगातार खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब तलाशने के लिए यूपी एटीएस उदयपुर गई थी। और क्योंकि जो इस पूरे घटनाक्रम उदयपुर में जो घटना हुई है उसके तार कानपुर से भी जुड़ते आ रहे हैं कि दोनों आरोपी कानपुर भी आए थे, दावते इस्लामी की बैठक में हिस्सा लिया था उन्होंने, और यहाँ पर जो उनका प्रोग्राम कराया गया था उसमें कई सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए थे। और माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में दावते इस्लामी के जो मेंबर्स हैं वो कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में फैले हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या जो जून के महीने में बलवा हुआ था, बवाल हुआ था, उसमें भी दावते इस्लामी का कोई रोल है या नहीं है? तो इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए यूपी एटीएस उदयपुर गई थी और वहां से पूछताछ करने के बाद अब यूपी एटीएस की टीम उत्तर प्रदेश दोबारा रवाना हो गई है। और काफी अहम जानकारियां उदयपुर पुलिस से मिली हैं। हालांकि एटीएस अभी उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है, न मीडिया से उनको बहुत ज्यादा साझा कर रही है उन जानकारियों को। और उदयपुर पुलिस से तो जानकारी मिली गई, लेकिन एनआईए ने जो अब इस पूरे मामले को देख रही है, एनआईए के पास भी काफी अहम जानकारियां हैं, क्योंकि दोनों आरोपियों से लगातार एनआईए भी पूछताछ कर रही है, उनको अपने साथ ले गई है। तो एनआईए जो एविडेंस जुटाएगी, जो पूछताछ में बातें पता चलेगी, उन्हें यूपी एटीएस से साझा करेगी, क्योंकि यूपी एटीएस ऐसी अपील करेगी एनआईए से। तो निश्चित ही जब तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगी और जब कुछ और चीजें कॉन्क्रीट हो जाएंगी, यूपी एटीएस के हाथ लगेंगी जब सारे सबूत, तो उनके आधार पर यूपी एटीएस अपनी जांच बढ़ाएगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कानपुर समेत और कहां कहां दावते इस्लामी के तार जो हैं और पैर जो हैं वो फैले हुए हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि दावते इस्लामी जरूर दूसरी भी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा। हालांकि उसकी पोल अब उदयपुर की घटना के बाद खुली है और वो एजेंसियों के रडार पे आई है। तो निश्चित ही अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है और एक एक कड़ी को एटीएस, उदयपुर पुलिस और एनआईए जोड़ रही है। जब ये कड़ियां आपस में जुड़ेंगी तो और कई चेहरे बेनकाब होंगे। बिल्कुल, और भी कई चेहरे जो हैं बेनकाब होंगे। अनिल, अगर हम बात दावते इस्लामी की करें तो सबके जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर दावते इस्लामी है क्या? इसका संस्थापक बताया जाता है कि पाकिस्तान में बैठता है और कानपुर में लंबे वक्त से ये सक्रिय हैं। हरी पगड़ी इनकी पहचान बताई जाती है। बिल्कुल, देखिए, ये दावते इस्लामी पाकिस्तान में चलने वाला संगठन है और ये इसकी शाखाएं भारत में भी खुली हुई हैं और ये अपने आप को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि जो एक एनजीओ की तरह काम करते, लोगों की मदद करते हैं, दीन दुखियों की। लेकिन उदयपुर कांड ने बता दिया है कि इनका दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। चैरिटेबल संस्था के नाम पर ये एंटी सोशल जो गतिविधियां हैं उनमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हरी पगड़ी पहनते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जो सूफी संतों की दरगाह होती है सूफियों की, वहां पर आपको हरी पगड़ी में लोग नजर आ जाते हैं। तो लोग यही मानते थे कि शांति प्रिय लोग होते हैं, इसलिए इनसे पूछताछ नहीं होती थी, इन पे किसी का शक नहीं जाता था। लेकिन अब ये सब बीते दौर की बातें हैं और जिस तरह से दावते इस्लामी का नाम सामने आया है उदयपुर की घटना में, अब जाहिर बात है कि ये सभी लोग भी जांच के दायरे में हैं और ऐसे तमाम जो संदिग्ध एलिमेंट्स हैं उनसे पूछताछ करेंगी एजेंसियां, चाहे एटीएस हो, चाहे उदयपुर पुलिस हो या फिर चाहे एनआईए हो। तो इस तरह के लोगों से भी पूछताछ होगी जो अपने आप को अब तक शांति प्रिय बताते रहते थे और कहते थे किसी तरह की पॉलिटिकल और दूसरी गतिविधियों में वो शामिल नहीं होते, बल्कि एक चैरिटेबल संस्था के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल अनिल, वापस आपके पास आएंगे। आपको बता दें 1989 में कानपुर में इनका प्रतिनिधिमंडल पहली बार आया था और 1994 में इन्होंने इज्तिमा का आयोजन किया था। इस पर हम अमित से सवाल लेंगे अब से कुछ देर में, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं और 1 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बेकनगंज इंस्पेक्टर नवाब अहमद को निलंबित कर दिया गया है। बजरिया इंस्पेक्टर संतोष कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। चमनगंज इंस्पेक्टर जैनेन्द्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। तो 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अमित आपके पास आएंगे, बड़ी कार्रवाई हुई है कानपुर हिंसा के बाद। बिल्कुल शुभम, ये बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि देखिए करीब करीब 1 महीना बीतने को है। 3 जून को हिंसा हुई थी, आज 2 जुलाई है। पहले से ये सवाल उठ रहे थे कि अनवरगंज एसीपी अकमल खान और जो बेकनगंज थाना प्रभारी है नवाब अहमद, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये हमेशा से सवाल इस पर उठते आए थे और इसी के बाद जब लगातार शिकायतें मिली कि जब 3 जून को देश के सबसे बड़े लीडर्स तमाम यहाँ पर कानपुर की धरती पर होंगे, ऐसे में जब बंद का आह्वान किया गया था और उसके बाद
ये कहा गया था कि अब 5 जून को बंद होगा, 3 जून को बंदी नहीं होगी। बावजूद उसके इतनी बड़ी साजिश रची गई, तो आखिर पुलिस को क्यों जानकारी नहीं हुई और आला अधिकारियों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? तमाम जांचें हुई, लगातार थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी। उन शिकायतों की बकायदा जांच कराई गई और जांच कराने के बाद कल देर रात पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद चमनगंज के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। बेकनगंज और बजरिया के थाना प्रभारी को बकायदा उनको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने लापरवाही बरती, ऐसा उन पर आरोप है और आरोप ये सही पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ा संदेश है। और शुभम, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी भी कई पुलिस वाले ऐसे रडार पर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने बकायदा लापरवाही बरती थी और उस लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा जो धब्बा कानपुर पर लगा है, वो धब्बा एक हिंसा का लगा है और कहीं न कहीं उसको लेकर यकीनन आने वाले समय में और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। तो शायद पुलिस प्रशासन अगर उस दौरान एक्टिव होता तो इस तरीके की घटना जो है वो वहां पर नहीं हो पाती, अमित। और अगर अब हम बात करें दावते इस्लामी की, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है, इसके तार भी जुड़े हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो उनके समर्थन में जो शख्स आया उसकी हत्या कर दी गई, कानपुर से उसके तार जुड़ गए हैं। नुपुर शर्मा का ही विरोध कानपुर समेत तमाम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिला है। अमित, अगर हम देखें तो दावते इस्लामी इसके पीछे की जड़ बताया जा रहा है। 1989 में इनका प्रतिनिधिमंडल बताया जा रहा है कि पहली बार कानपुर आया था। बिल्कुल, 1989 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसको लेकर बकायदा कानपुर उसकी जड़ों की शुरुआत हुई थी और 1994 में जब यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था हलीम कॉलेज में, तो वहां पर इसका जो संस्थापक था इलियास कादरी, वो भी यहाँ पर उस सभा में शामिल हुआ था। कानपुर समेत अगर हम इसके सेंटर्स की बात करें तो पूरे देश में ऐसा बताया जाता है कि इसके 3 मुख्य सेंटर हैं, एक मुंबई, एक दिल्ली और एक कानपुर। कानपुर में इसका मरकज है। मरकज मतलब एक सेंटर है जहां से बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, जमात से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर बाकायदा उनको बताया जाता है कि दीनी शिक्षा दी जाती है। तमाम जो गरीब लोग हैं, जो समाज सेवा के काम हैं, उनसे रिलेटेड काम यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इनके किताबें हैं इनकी संस्था की, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको हैरानी होगी कि लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है अमित, कि आखिर क्या कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया था? क्योंकि 1994 में इन्होंने पहला इज्तिमा हलीम कॉलेज ग्राउंड में, अगर मैं सही हूं तो आयोजन किया गया था, और इसके बाद 2000 में भी, सन 2000 में नारामऊ में इनका दूसरा आयोजन हुआ था। बिल्कुल, और उस नारामऊ के आयोजन में लाखों लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान से भी लोग आए थे। लगातार इस संस्था पर देखिए सवाल उठते आए हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया कि सूफी खानका एसोसिएशन ने और सूफी इस्लामिक बोर्ड ने बाकायदा शिकायत की थी कि ये लोग जिस तरह से डोनेशन बॉक्स लगाकर पैसा लगाते हैं, उसका एक हिस्सा पाकिस्तानी एक यूट्यूब चैनल है, मदनी चैनल, इसी संस्था का, उस पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस पैसे को कौन ले जाता है, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है, कहीं भी इस चीज की लिखा पड़ी नजर नहीं आती है। और इसी को जांच को लेकर बाकायदा सवाल भी उठे थे। जब शिकायत दर्ज की गई थी तो रातों रात जो डोनेशन बॉक्स लगाए गए थे, वो डोनेशन बॉक्स वहां से हटा दिए गए थे। अगर ये गलत नहीं थे तो इनको क्यों हटाया गया था? तो तमाम सवाल बहुत लंबे समय से उठते आए, लेकिन शायद बहुत तह तक जानकारी नहीं जुटाई गई इनके बारे में। और उसी का नतीजा है कि इस संस्था से जुड़े जो 2 लोग थे, उन लोगों ने उदयपुर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और एक बार फिर से दावत इस्लामी पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इसकी तह तक, इसकी जड़ों तक जाना बेहद जरूरी है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, इसकी तह तक जाना जो है बहुत जरूरी है, तभी जो है वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। अनिल आपके पास आएंगे। क्या विगत सरकारों में इन तमाम कृत्यों को नजरअंदाज किया गया है, जिसका परिणाम आज झेलना पड़ रहा है? देखिए, दावते इस्लामी का नाम पहले बार सामने आया है। 5 साल से अभी मौजूदा भी सरकार रही है, तो उस दौरान भी दावते इस्लामी का नाम नहीं आया है। हम देखते रहते थे पीएफआई का नाम सामने आता था, पीएफआई पे एजेंसियों का फोकस था। तो ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी कि पिछली सरकारों ने इसको नजरअंदाज किया है और ना तो किसी बड़ी गतिविधि में दावते इस्लामी का नाम आया। अब उदयपुर की घटना हुई है, उसके बाद दावते इस्लामी चर्चा में आया है और लोगों ने पहली बार सुना है कि किसी इस तरह की आपराधिक वारदात में दावते इस्लामी का शामिल होना पाया जा रहा है।
तो पीएफआई को लेकर फोकस रही है एजेंसियां, पीएफआई पे कार्रवाई होती रही है और पीएफआई कई बड़ी वारदातों में उसका नाम आया है। हालांकि पीएफआई अभी साइड में चली गई है और अभी दावते इस्लामी की चर्चा ज्यादा हो रही है। तो अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है, जांच चल रही है। तमाम एजेंसियां एनआईए से लेकर राजस्थान पुलिस और यूपी एटीएस ये सभी साक्ष्य जुटा रही हैं और धीरे धीरे लग रहा है कि भी और चीजें उससे पर्दा उठेगा। उसके बाद क्लियर होगा कि दावते इस्लामी कितना खतरनाक संगठन है या किस तरह से ये इन्वॉल्व है एंटी सोशल गतिविधियों में। तो अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है। बिल्कुल शुरुआती दौर में है, जांच जारी है। आने वाले समय में जो तथ्य हैं वो और भी सामने आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद अनिल और अमित, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का फॉर